वेलकम टू एड्यूनाथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो दिन भर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि कंबशन, फ्यूल का कंबशन होना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मोमबत्ती का जलना, वैक्स का पिघलना, ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो कि एनवायरनमेंट में दिन भर में होते रहते हैं। इन चेंजेस को हम दो टाइप से बांटते हैं। एक तो होते हैं फिज़िकल चेंजेस और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। अब फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में मेन डिफरेंस ये होता है कि फिज़िकल चेंज में कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती, लेकिन केमिकल चेंज में नई सब्सटेंस बनती है। यानी कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। और केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब यही हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो डेफिनेशन होती है इसकी, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। द प्रोसेस इन विच new substances with new properties are formed। तो अब हमने ये देख लिया चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में। चेंजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में नई सब्सटेंस बनती है और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन हमने याद कर ली। अब कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ हमें पता कैसे चलेगा? भाई दो टाइप के चेंजेस है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। पता कैसे चलेगा कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है या कौन सा चेंज केमिकल चेंज? तो जब भी केमिकल चेंज होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये चेंज केमिकल चेंज है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो इधर होते हैं हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, 4 टाइप की हमारे पास स्टेट होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कोई चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है, तो उस फिजिकल स्टेट को हम बोलते हैं एक्वस। सेकंड चीज़, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और आखिरी हमारा फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में तो एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो अब हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे? तो केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका होता है वो हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। या तो स्टेटमेंट वाइज बता दें। स्टेटमेंट वाइज मतलब जैसे कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। कार्बन react with oxygen to form carbon dioxide। अब इस रिएक्शन को हमने स्टेटमेंट वाइज लिख दिया। अगर हम इसी को वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। जैसे कि कार्बन
plus oxygen gives us carbon dioxide। और इसी को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख लें, हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिख दें रिएक्शन को, तो इसको बोला जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अब हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब बात है कि इसमें केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ें एरो के लेफ़्ट साइड में होती हैं, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। ये दोनों हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ बनती है, जो चीज़ एरो के राइट साइड में लिखी जाती है, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन लिखना आ गया, हमें पता है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अब इसी केमिकल रिएक्शन को क्या हम और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं? और इन्फॉर्मेटिव बनाने के तरीके क्या हैं? हाउ टू मेक अ रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं? तो हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो हम फिज़िकल स्टेट मेंशन कर दें। फिज़िकल स्टेट जैसे कि ये ऊपर जो रिएक्शन हुई है, इसमें कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन होती है गैसियस स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है गैसियस स्टेट में। तो इंडिकेट करना है हमें स्टेट को, इंडिकेट फिज़िकल स्टेट। दूसरा, अगर कोई हीट चेंजेस हो रहे हैं रिएक्शन में तो हम उनको भी बता सकते हैं, इंडिकेट हीट चेंजेस। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बनती है या हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उन रिएक्शंस के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़, इंडिकेट करते हैं कंडीशन। कोई अगर स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही रिएक्शन होती है तो उसको बता दो। जैसे कि हमने याद किया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कंडीशंस होती थी, एरो के ऊपर हम लिखते थे सनलाइट और क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, उन कंडीशन को मेंशन करना ज़रूरी है। तो तीसरी चीज़ ये है, इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुल मिला के 7 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। 7 केमिकल रिएक्शन होती हैं। पेपर में मेनली क्या होता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। तो हम सीधा डिफरेंस वाइज ही चलते हैं और यहीं पे सारी की सारी बात कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। अब पढ़ते हैं डिफरेंस एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि रिएक्शन हो। हमें हीट एक्सटर्नली सप्लाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो रिएक्शन इन विच heat is absorbed from surroundings. Heat is absorbed from surroundings. अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब ऐसे लिखते हैं हम कि A प्लस B, ये रिएक्शन आगे तभी प्रोसेस होएगी, तभी आगे बढ़ेगी जब हम इसमें हीट देंगे। डेल्टा मतलब ये जो निशान है ट्रायंगल का, इसको हीट भी लिख सकते हैं। मतलब हमने जब हीट दी, इन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं A प्लस बी। एरो के ऊपर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब है हीट, और हीट से लेने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है C। मतलब इन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को हीट सप्लाई करनी पड़ती है तभी जाके हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। और अब हमें पता है कि हीट अगर सप्लाई कर रहे हैं हम, 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं और उनको हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कुल मिला के ज़्यादा होगी। तो एनर्जी को हम एंथैल्पी भी कहते हैं, एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और अब अगर हम इनकी एनर्जी आपस में सब्ट्रैक्ट करें, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी अगर हम करें, तो इसको बोला जाता है चेंज इन एनर्जी, और डेल्टा एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डेल्टा एच, ट्राइंगल लगा के आगे एच। अब हमें पता है अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, इसका मतलब अगर हम बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। इसलिए ये जो डेल्टा एच है ये होता है हमारा पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव। अब देखो ये आपस में रिएक्शन हो नहीं रही थी, ये रिएक्शन ज़बरदस्ती हीट दे के हमने करवाई है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये रिएक्शन खुद नहीं हो रही है। जब तक हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे तब तक रिएक्शन हो ही नहीं रही। इसका मतलब मजबूरी में ये काम इसने किया है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कम स्टेबल होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट इज़ लेस स्टेबल। और पांचवी हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। ऐसी रिएक्शन जिनमें हमने एनर्जी सप्लाई करनी हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। देखो फोटोसिंथेसिस हमें याद है एक एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन याद है, रिएक्शन होती है CO2 प्लस H2O गिव्स अस, यहाँ पे लिखते हैं सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल, गिव्स अस का निशान, और ये जो है यहाँ पे लिख देता हूँ C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। अब इधर एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में हम एनर्जी इधर सप्लाई कर रहे हैं, सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी को सप्लाई किया जा रहा है, तभी ये रिएक्शन आगे हो रही है। तो ये हो गई हमारी 5 बातें एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सटर्नली हीट को सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से, इसलिए चेंज इन एनर्जी, चेंज ऑफ एंथैल्पी कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, ये हमारा पॉजिटिव होता है। और प्रोडक्ट क्योंकि ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा है, हीट एक्सटर्नल सप्लाई करके बनवाया जा रहा है, इसलिए प्रोडक्ट हमारा लेस स्टेबल है। और एग्जाम्पल में याद होना चाहिए फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O गिव्स अस C6H12O6 प्लस O2। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनकी बिल्कुल अपोजिट होती हैं, इधर हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो रिएक्शन इन विच heat is released into the surroundings। मतलब इसको हम कह सकते हैं A प्लस B gives us C प्लस हीट। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और बाकी हमें बिल्कुल अपोजिट चलना है। देखो एंथैल्पी इधर प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी इसकी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो हीट की फॉर्म में निकल गई, तो जो C के पास एनर्जी होगी वो कुल मिला के इनकी एनर्जी से कम ही होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड बात, इधर चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि देखो C की एनर्जी कम है, अब कम एनर्जी में से अगर ज़्यादा एनर्जी माइनस करेंगे, एक छोटी रकम में से बड़ी रकम को घटाया जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव।
फोर्थ बात, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होता है क्योंकि ये रिएक्शन करवा रही है और प्रोडक्ट मतलब बन रहा है, साथ में हीट निकल रही है, यानी कि प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी। जिसके पास भी कम एनर्जी होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, आराम से रहता है। जब ज़्यादा एनर्जी होएगी तो बंदरों की तरह इधर उधर उछलता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। इस पर एनर्जी कम है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। और फिफ्थ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इधर क्या था, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल अपोजिट रेस्पिरेशन। इधर एग्जाम्पल है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल इस रिएक्शन को पलट दो, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब बैलेंस करना है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 हो गई बैलेंस। तो ये थे हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 4 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, इस रिएक्शन में कुछ चीज़ें कंबाइन कर रही होंगी। इसका मतलब इस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form single product। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको दिखाने का तरीका होता है A + B गिव्स अस AB। इसका मतलब ये 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट करके मिलके एक ही बन गई। और सेकेंड पॉइंट बात करते हैं इसमें, ये रिएक्शन जनरली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड, और तीसरा एक एग्जांपल याद कर लेते हैं। एग्जांपल CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे, और प्लस हीट। ये हो गई हमारी एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बस इतना ही पढ़ना है कि इन रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। और एक एग्जांपल याद करना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल इनकी अपोजिट होती है। इधर एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाती हैं कई सारी छोटी छोटी सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कि रिएक्शन इन विच a single substance splits into 2 or more simpler substances। इसको कैसे लिखते हैं, ये होता है जैसे AB है तो ये टूट गया A + B में, बिल्कुल इसके अपोजिट। कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती थी, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और थर्ड बात करते हैं एग्जांपल की। सिल्वर क्लोराइड AgCl गिव्स अस सिल्वर प्लस क्लोरीन। यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो लिख देंगे इस पे सनलाइट। एनर्जी दी है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना है और इधर 2 लगाना है, हो गई बैलेंस। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन
इज कॉल्ड अपोजिट टू दैट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम बिल्कुल डिफरेंस लिख के आ सकते हैं और हमें पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। ये वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा देता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its compound। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, तो क्या होता है, ये आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, आयरन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके बारे में अभी देखेंगे। एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं पहले हम। तो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें जो एलिमेंट ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो एलिमेंट नीचे हैं वो कम रिएक्टिव है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद करने के लिए जो निमोनिक मैंने याद किया हुआ है वो है कालू नाथ का माली, आलू ज़रा फीके पकाता है। फिर ये याद किया हुआ वैसे ही कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन को अलग से याद रखना। तो ये होगी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्शन में जो हमने अभी अभी कही थी उसमें देखो, आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर होगा। आयरन कॉपर से ऊपर है इसलिए आयरन इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। अगर ये मतलब जैसे ये रिएक्शन है यहाँ पे FeSO4 और कॉपर, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और वो कंपाउंड बना के बैठा हुआ है, तो कोई कम रिएक्टिव मेटल इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। FeSO4 को डिस्प्लेस कौन कर पाएगा बताओ? इसके हिसाब से जोन सा भी मेटल ऊपर बैठा होगा, अगर वो आ जाएगा, जैसे सोडियम आ गया, तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल स्पीशीज़ डिस्प्लेस हो जाती है, जैसे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। तो दूसरी बात ये याद रखनी है, वन केमिकल स्पीशीज़ इज़ डिस्प्लेस्ड। वन केमिकल स्पीशीज़ इज़ डिस्प्लेस्ड। और इधर क्या होता है, और इधर होता है चेंज इन कलर दिखने को मिलता है नॉर्मली। चेंज इन कलर टेक्स प्लेस। जैसे कि इस रिएक्शन में याद रखना, इसमें ये जो कॉपर सल्फेट है ये होता है ब्लू कलर का, और जो FeSO4 है वो होता है ग्रीन कलर का। तो जो सोडियम सल्फेट है वो ब्लू कलर का है और जो आयरन सल्फेट है वो हमारा ग्रीन कलर का है। इसको याद रखना, फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, तो वो हमारा ग्रीन कलर का। उसके बाद इधर क्या होता है, इधर एक मेटल दूसरे मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट विद सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ये एक सोल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर का एक सोल्ट सॉल्यूशन है और उसके साथ रिएक्ट कर रहा है एक मेटल आयरन। अब ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, इसको 5वां पॉइंट भी कह सकते हैं। ये हमारा जो एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इन रिएक्शन में क्या होता है, इन रिएक्शन में अदला बदली होती है, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अभी पहले रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं फिर बात करते हैं। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय exchange of ions
to form two new compounds. A reaction in which two compounds react by exchange of ion to form two new compounds. एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स अस, अब क्या होगा, ये बेरियम सल्फेट के साथ लग जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 और प्लस ये NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, मतलब कुल मिला के क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। जो बेरियम था वो अब यहाँ पे सल्फेट के साथ बैठ गया और जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ बैठ गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन चलता है। इधर एक केमिकल स्पीशीज डिस्प्लेस होती थी और यहाँ पे दो केमिकल स्पीशीज डिस्प्लेस हो जाती हैं। टू केमिकल स्पीशीज आर डिस्प्लेस्ड। टू केमिकल स्पीशीज आर डिस्प्लेस्ड। थर्ड, इधर चेंज इन कलर होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे कौन प्रेसिपिटेट है, ऊपर वाली रिएक्शन में ये जो बेरियम सल्फेट है BaSO4, ये एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए उसके आगे डाउन एरो से दिखा देते हैं, मतलब जैसे BaSO4 लिखा है तो उसके सामने यहाँ पे इस जगह पे ऐसे दिखाना पड़ेगा। और PPT भी लिख सकते हैं, बेरियम सल्फेट डाउन एरो, मतलब वो नीचे बैठ गया। जब ये रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट नीचे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बैठ जाती है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे सोल्ट सॉल्यूशन, दो डिफरेंट मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं। इधर एक सोल्ट सॉल्यूशन एक मेटल रिएक्ट करता था, इधर दो मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं। तो सोल्ट सॉल्यूशंस ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स react with each other, react with each other। ये भी पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताओ। और ये 3 से 4 नंबर का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हमें ये डिफरेंस की फॉर्म में ही याद होना चाहिए, इसलिए हमें डिफरेंस में की फॉर्म में याद होना चाहिए। अब हम पहुँच गए रिएक्शन के लास्ट टाइप पे, जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously। अब भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल से बात करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2। अब अगर इधर देखिए हम, ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, ये बाद में बन जा रहा है कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में से हट गई तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन हो गई हमारी, यहाँ पे हो गया हमारा रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन को देखें
तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे क्या बन गया, वाटर, यानी कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि इधर ऑक्सीडेशन हो गया। और वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, उन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस Zn प्लस CO। अब इस एग्जांपल में देखो, जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा रिडक्शन। और कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन लग रही है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स। अब इन्हीं में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो जो ऑक्सीडेशन करवाए, वो एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन करवाए उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीछे रिएक्शन देखते हैं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाने में मदद कौन कर रहा है, ये मदद कर रहा है, क्योंकि ये खुद अपनी ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ये अपनी ऑक्सीजन दे रहा है उसको। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने वाला कौन है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नीचे वाली रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं। अब कार्बन का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, किसकी वजह से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है जिंक ऑक्साइड की वजह से। तो जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब इधर ही रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, जिंक बन रहा है, तो ये रिडक्शन करवा कौन रहा है, ये रिडक्शन करवा रहा है कार्बन, क्योंकि कार्बन इसकी ऑक्सीजन को ले रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि ऑक्सीडाइज करवाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि रिडक्शन को करवाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, विच ऑक्सीडाइजेज अदर, विच ऑक्सीडाइजेज अदर and get reduced itself, and get reduced itself। खुद का तो रिडक्शन करवा लेता। देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है जिंक ऑक्साइड, लेकिन जिंक ऑक्साइड के साथ खुद क्या हो रहा है, खुद हो रहा है इसका रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे ही है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होता है विच रिड्यूसेस अदर, विच रिड्यूसेस अदर एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। H2S प्लस Cl2 gives us S प्लस HCl। अब इधर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये जो है H2S में से ये बन गया S, हाइड्रोजन सल्फाइड में से अब ये बच गया सल्फ़र, यानी कि इसमें से रिमूव क्या हो गया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गई। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये है ऑक्सीडेशन। और अगर क्लोरीन को हम देखें तो क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन गेन कर लिया, यानी कि क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। तो ये है हमारा रिडक्शन। और अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। अच्छा, और इसी के साथ हमारे सारे के सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन का हमारी जो रियल लाइफ होती है उस पर इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन
रियल लाइफ। तो देखो बहुत ही बुरे डैमेजिंग इफेक्ट पड़ते हैं मेटल्स पे और फूड पे। मेटल और फूड पे ऑक्सीडेशन का एक डैमेजिंग इफेक्ट होता है। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एंड फूड। अब जो मेटल को ये बर्बाद कर देता है ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल मतलब धीरे धीरे समय के साथ मेटल से ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर रिएक्ट करता है और ये मेटल को बर्बाद कर देता है, मेटल को खा जाता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन होती है प्रोसेस इन विच metal are eaten up gradually by the action of air, moisture and chemical on their surface सबसे कॉमन हमें कोरोजन का एग्जांपल देखता है वो होता है रस्टिंग यानी कि लोहे का जंग लगना, आयरन की रस्टिंग। इसकी रिएक्शन भी हमें याद होनी चाहिए, वो होती है Fe + O2 + H2O gives us Fe2O3.XH2O। ये है हमारा रस्ट जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से या कोरोजन की वजह से, मेटल की कोरोजन की वजह से हमें हर साल लाखों करोड़ों का खर्चा उठाना पड़ता है ताकि ये बचें। क्योंकि अगर देखें हम तो लोहा हर जगह पे यूज़ होता है, जैसे ब्रिजेज़ में, पुल में, हर जगह पे। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन, रस्टिंग की प्रिवेंशन हमें पता होनी चाहिए। प्रिवेंशन कैसे करें? तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे ऑयलिंग कर सकते हैं हम, सेकंड हम पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, और फोर्थ और इम्पोर्टेंट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जैसे मान लो ये आयरन है, अब आयरन का हमें पता है जब ये मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो कुल मिला के क्या होगा, इसके ऊपर रस्ट लग जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ऐसे करके इसके ऊपर जिंक चढ़ा देते हैं। अब अगर इसके ऊपर जिंक ही चढ़ चुका तो आयरन के कांटेक्ट में तो ये मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो हमारा आयरन आ ही नहीं सकता, तो रस्टिंग होगी कहाँ से। तो इस तरीके से हम बचा लेते हैं। ऑयलिंग से भी यही होता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि एटमॉस्फेयर से उसके कांटेक्ट को बचा लेती है, तो उस वजह से हमारी रस्टिंग या कोरोजन बच जाता है। दूसरा जो हमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ना होता है वो होता है रेंसिडिटी। फूड का जो ख़राब होना होता है उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। जिन भी खानों में ऑयल या फिर फैट्स होते हैं, अगर उसको हम एयर की प्रेजेंस में कुछ लंबे समय के लिए, थोड़े से समय के लिए छोड़ दें तो क्या होता है, उनका टेस्ट और उनकी स्मेल बदल जाती है। जैसे कभी आपने देखा होगा जो लेज़ का पैकेट होता है, अगर हम उसको खोल के कुछ टाइम तक रख दें तो उसका टेस्ट वेस्ट सब कुछ बदल जाता है। ऐसे बिस्कुट के साथ भी ऐसे ही होता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है रेंसिडिटी। डेफिनेशन याद कर लेते हैं, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste. Marked by unpleasant
स्मेल एंड टेस्ट। इसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। अब जैसे हमने कोरोजन का प्रिवेंशन पढ़ा था, वैसे ही हम रेंसिडिटी का भी प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं। रेंसिडिटी को किस तरीके से बचाया जाए? सबसे पहली चीज़, हम एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के रिएक्शन को रोक देते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल होते हैं BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और एक होता है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्वीन। तो ये हो गए एंटीऑक्सीडेंट। और क्या तरीके हमें, हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं तो भी हमारा रेंसिडिटी से बच जाता है फूड। बाय स्टोरिंग फूड या कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। थर्ड, फूड को हम नाइट्रोजन गैस से भी फिल कर सकते हैं। जैसे लेस का जो पैकेट होता है उसमें बहुत सारी हवा आती है, हम कहते हैं बेकार है कि इतनी हवा दे रखी है, तो इतना थोड़ा सा लेस देते हैं। तो वो इस वजह से दिया जाता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि उसका रेंसिडिटी से बच जाए लेस। तो पैकेजिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, पैकेजिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। और आखिरी हमारा एयर टाइट कंटेनर में हम रख सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जैसे हमारे घर में नमकीन वमकीन रखी जाती है ना, एयर टाइट कंटेनर में डब्बे में रखी रहती है, तो उससे भी हमारी नमकीन बची रहती है। अगर बाहर तुम कटोरी में छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म है।